लोग कवर कर लेंगे इसको, क्या कहते हैं ये वाला पार्ट, जो हमारा हाँ बोर्ड में आ रहा है ना, और उसके बाद फिर वो वाले चैप्टर बाद में कवर करेंगे जो बोर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे करते यस सर। और सर अभी जो एग्जाम हुआ था ना बायो और केमिकल फिजिक्स का लर्निंग व्यू में, सर उसके अंदर दो क्वेश्चन है सर, वो अभी तक हमने करे नहीं थे चैप्टर। वो एवोल्यूशन से एक आया था और एक आई थिंक दो एवोल्यूशन से आए थे हैं। अच्छा क्वेश्चंस। ओके, चलो कोई बात नहीं। यस सर। अच्छा एवोल्यूशन का दे दिया था, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, एवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो एवोल्यूशन का वेटेज अच्छा खासा है इसमें नीट में। तो एवोल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ थ्योरीज से क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के। तो काफी बड़ा चैप्टर है एवोल्यूशन। वैसे ही जैसे 11th में आप देखते हो कि बायोमोलिक्यूल काफी बड़ा चैप्टर है, तो वैसे काफी बड़ा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन के साथ में। और आई डोंट नो क्यों हटा दिया, इंपॉर्टेंट तो था ये चैप्टर बहुत। एवोल्यूशन एटलीस्ट पता होना चाहिए, प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। और हमारे जो सिलेबस में एवोल्यूशन है वो एक्चुअली प्लांट कम है, एनिमल ज़्यादा है इसमें। एनिमल एवोल्यूशन के बेसिस पे हमारा ये एवोल्यूशन का चैप्टर है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट किया जाए, है ना, कुछ नोट करते जाएंगे। और इसको नोट वैसे ही करेंगे जैसे हमें नोट करना होता है उसके लिए, अ, इसके लिए क्या कहते हैं, नीट के लिए नोट करना होता है, तो वैसे हम लोग नोट करेंगे। एवोल्यूशन, जन्माष्टमी सर। हाँ थैंक यू सेम टू यू। मुझे पता भी नहीं था, आज मुझे शाम को मुझे भी पता लगा। क्या 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 एवोल्यूशन, हाँ एवोल्यूशन। देखो भाई, अब एक एक करके कुछ बात समझते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो बना वो बना कैसे, है ना, फॉर्मेशन कैसे हुआ। बिग बैंग तो पता होगा ना सबको, पता है बिग बैंग थ्योरी। यस सर। आमना तुम कहाँ गायब थी पहले, तुम बताओ इतने लंबे टाइम से। ऑल वेल? और घर में सबकी तबीयत खराब हो गई थी। ओ अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं। फिर जो भी छूट गया है उसको बैकअप लेकर के वीडियो एक बारी देख लेना, ठीक है। और यस सर, मैंने स्टार्ट कर दिया लेना। हाँ, और जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे बीच बीच में पूछते जाना। ज्यादा दिक्कत हो तो अलग से पूछ लेना, ठीक है ना, तो ओके देखते सर। जाना। लगे क्योंकि काफी छूट गया तुम्हारा ना, दैट्स व्हाई आई वाज वरीड। मैंने पूछा और किसी को पता भी नहीं था कि वेयर यू आर। तो एवोल्यूशन में स्टार्ट, तो बिग बैंग तो सबको पता होगी ना, बिग बैंग थ्योरी पता है नहीं पता? बिग बैंग, यस वो सर। नहीं जो क्या बोलते हैं वो क्या सीजन्स वगैरह आते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला बिग बैंग। नहीं सर, वो भी पता है और ये भी पता अच्छा वो भी पता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, दोनों पता है इसको। ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि ऐसे ही सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। अब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो नोट कर लो। जैसे क्या होता है, आप क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अब तुम लोग देखना शुरू कर दो। सिलेबस तुम्हारा कवर ही हो गया तो तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेने की सिलेबस का क्या होगा, बोर्ड कैसे करेंगे अपन, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर दो। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो एवोल्यूशन में ऐसे ओरिजिन ऑफ अर्थ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्टली ओरिजिन ऑफ अर्थ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो क्या होता है ना कि जिन चीजों में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते उनमें क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें इकोलॉजी में मिलेंगे, डिजीज में मिलेंगे, एवोल्यूशन में मिलेंगे, है ना, और माइक्रोब में भी मिल सकते हैं। तो इस टाइप के जो चैप्टर है उनसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में जब हम देखते हैं तो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ऐसे हुआ। तो कब हुआ सोलर, तो नोट करेंगे, ठीक है। एविडेंसेस सजेस्ट, फैक्चुअल फॉर्म में नोट करते जाएंगे, ठीक है ना, बुलेट्स के फॉर्म में नोट करते हो, आपको बोर्ड में तो लिखना नहीं,
तो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम पहली हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। Evidences suggest that solar system was formed 4.5 to 5 billion years ago। सर आप एक बार स्टार्टिंग से बोल देंगे? हाँ बिल्कुल बेटा। Evidences suggest that solar system was formed 4.5 to 5 billion years ago। 4.5 to 5 billion years ago, billion not million। Formation, full stop। The formation of solar system taken place by solar nebula, 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 which was made up of dust and gases। देखो dust and gases। एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखाते जाऊंगा, साथ में डायग्राम आपको दिखाते जाऊंगा। एवोल्यूशन, देखो तो पहले क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि पहले ये गैसेस स्ट्रक्चर रहा होगा, है ना। ये देखो ऐसे पहले गैसेस स्ट्रक्चर, अ फ्लैटेंड सोलर नेबुला डिस्क लाइक एग्जिस्ट आफ्टर क्लाउड स्पिन्स एंड कंसंट्रेट, है ना। तो इस तरह से ये कंसंट्रेट होना स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई फ्रॉम क्लम्प्स दैट ग्रीव इनटू मून साइज प्लैनेटेसिमल, मतलब कि मून के साइज का, इस तरह जैसे मून दिखता है, मून के चारों तरफ जैसे ऑरा क्रिएट हो जाता है, उस तरह का एक छोटे छोटे न्यूक्लियाई इकट्ठा हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए। सोलर विंड फ्रॉम द सोलर फॉर्मेशन ब्लो आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द गैसेस, ये चारों तरफ। अब बीच में क्या हुआ, बीच में ग्रेविटी की वजह से मास कंसंट्रेट होता गया, है ना। और जो सोलर विंड थी, है ना, उनसे क्या हुआ, सन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्लैनेटेसिमल्स कोलाइड एंड ग्रीव, प्लैनेटेसिमल बोला गया प्लेनेट का जो प्रिकर्सर था, है ना, तो वो धीरे धीरे ग्रो करते गए, कोलाइड होते गए, ग्रो करते गए। प्लैनेटेसिमल फॉर्म बेसिक प्लेनेट ओवर द 100 ऑफ मिलियंस ईयर्स, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 100 और मिलियंस ईयर्स में ये सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ऐसा माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड कि जो कोई भी ये जो सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है पूरे यूनिवर्स में। और जैसे हमारा सन है, तो पहले क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज, कि जैसे हमारा सन है, तो ऐसा माना जाता है कि द डे विल कम, और ये पूरा का पूरा जो सन होगा वो क्या होगा, उससे पूरा का पूरा सन वो बुझ जाएगा, है ना। क्यों, पूरी की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्यूजन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, जब फ्यूजन हाइड्रोजन पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हीलियम मिलकर के कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी अर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हीलियम मिलकर के कार्बन बनाएंगी तो और ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, जिस एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पूरी की पूरी अर्थ बर्न हो जाएगी, ठीक है। और अगर सन लाइक बुझ गया, है ना, वो खत्म हो गया उसमें फ्यूजन की प्रोसेस, तो भी अर्थ का खत्म होना तय है। दोनों ही कंडीशन में अर्थ का डिस्ट्रक्शन तो तय है, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, डार्क हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में लाइफ तो खत्म होनी तय है जिस दिन सन फिनिश होगा। अब
अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मली होता क्या है, ऐसा क्यों माना जाता है, ज्योग्राफिस्ट का ये कहना है कि जब ये सन की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, सन बुझ जाएगा और उस टाइम क्या होगा कि ये फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और चारों तरफ से यूनिवर्स से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक होल बना रहेगा। धीरे धीरे ब्लैक होल में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो क्या होता है, वो बस्ट होता है और नेबुला की तरह बस्ट होता है। नेबुला की तरह बस्ट होता है तो फिर यही बिग बैंग के अकॉर्डिंग ऐसे ही सोलर विंड्स का फॉर्मेशन होता है और ऐसे करके प्लेनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। ठीक है? और ये जो आप पढ़ते हैं और ठीक है, तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई। अब आप सबने पढ़ रखा है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अर्थ के ओरिजिन में धीरे धीरे करके क्या हुआ, अर्थ कूल होती गई, है ना। कूल होती। हाँ, कूल होती गई। और अब मैं बताता हूँ, समझना बात को। ऐसा माना जाता है कि पहले अर्थ के चारों तरफ भी डस्ट जैसा, वही जैसे प्लेनेट, बाकी प्लेनेट बने वैसे अर्थ भी बनी। तो डस्ट एक्यूमुलेट होती गई, ग्रेविटी की वजह से मास एक्यूमुलेट होता गया धीरे धीरे और वो सेंट्रीपिटल वे में घूमता गया। अब उससे क्या हुआ कि जो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें थी उन्होंने कोर बना ली, जैसे निकल और फेरस। उससे कम डेंसिटी वाली चीजें, है ना, ये उन्होंने को इसका सबसे ज्यादा डेंसिटी ने कोर बनाया, फिर मेंटल का फॉर्मेशन किया, है ना। तो ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सब मिलकर के सिलिका, ये सब मिलके मेंटल का फॉर्मेशन मिलाया। और सियाल सबसे बाहर वाला जो रीजन था, उसने उसकी डेंसिटी और कम थी, तो वैसे क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे अर्थ हमारी बन गई। लेकिन अभी भी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो क्या होता था, धीरे धीरे वॉल्केनो इरप्ट होते रहते थे चारों तरफ, अर्थ में वॉल्केनो इरप्ट होते रहते थे, लगातार वॉल्केनो इरप्ट होते रहते थे। वाटर वेपर, वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में मौजूद था, बार बार वो अर्थ में गिरता था और फिर इवेपराइज हो जाता था, लगातार गिरता था, इवेपराइज हो जाता था। ऐसे होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, द डे केम एंड व्हाट हैपेंड कि अर्थ कूल डाउन हो गई। जब अर्थ कूल डाउन हो गई तो जिन जगहों पे गड्ढे हो गए थे उन जगहों पे वाटर भर गया और वो ओशंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो ओशंस या सीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और जो पार्ट अपलिफ्टेड था वो माउंटेन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे करके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ, जब अर्थ कूल डाउन हुई तो चारों तरफ से जितना भी मिनरल था, मटेरियल था, वो सब ओशन में कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद उसमें इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हुए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हुए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। फिर आगे अभी पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो कंडीशन नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सर, हाँ जी, एक बोलो। चीज पूछनी थी सर। आपने कहा था कि सन बुझ जाएगा तो लाइफ नहीं रहेगी अर्थ पे। सर, आपने ये भी कहा था कि सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। सर, तो लेकिन ये तो सारे कंटिन्यूअस रिएक्शंस होते हैं ना, ये ऐसे बंद कैसे हो सकते हैं। देखो मैत्री, अभी क्या है, जो सन है तो ये फ्यूजन की रिएक्शन कहाँ हो रही है, सरफेस पे हो रही है। सन का कोर किससे बना है, सर, गैस से। लिक्विड हीलियम से। यस सर। सन का जो कोर है बना है लिक्विड हीलियम से और बाहर हाइड्रोजन। तो धीरे धीरे पूरी की हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो किसी ना किसी दिन तो पूरी हाइड्रोजन खत्म, एग्जॉस्ट हो जानी है। इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, सीधे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना, पूरी की पूरी। अभी तो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती जाएगी और द डे विल कम एंड हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू हीलियम। ऐसा होगा नहीं होगा, बताओ। यस सर, हो तो सकता है क्योंकि वो हो सकता नहीं, ऐसा तो होगा होगा भाई। मतलब एलिमेंट जब कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। यस सर। तो जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्यूजन बंद हो जाएगा। यस सर। सर, लेकिन मैं ये बोल रही थी सर, जो वो वाला रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन हीलियम में बनता है सर, तो वो वाले गैसेस में बाद में हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाती हैं जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, क्योंकि सन का टेम्परेचर की वजह से। सर, तो वो बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बंद नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो चेन, वो तुम जो कह रही हो ना, वो एक्चुअली चेन रिएक्शन इसलिए नहीं बंद हो रही है। चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को बर्थ देती है ना, कैस्केड की तरह चलती है। तो ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ये लगातार टेम्परेचर की वजह से चेन रिएक्शन चल रही है। लेकिन जिस दिन तुम, सिंपल बात, अगर रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, बताओ। रिएक्टेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, वो है कि नहीं। यस सर। और इसी तरह से माना गया है कि 50,000 साल सन की एज है अभी, 50,000 साल।
अगले 50,000 साल तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर इसके बाद की जो चीज है वो स्पेकुलेशन है, क्योंकि आज की डेट में अर्थ में हम फ्यूजन को जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है। किसी को नहीं पता कि हीलियम हीलियम मिलकर क्या कार्बन बनाती है कि नहीं बनाती। ऐसा कोई रिएक्शन अभी एग्जिस्ट करती नहीं है। ये साइंटिस्टों का फिक्शन है, स्पेकुलेशन है, इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ये कंडीशन है, लेकिन ज्योग्राफी के जो लोग हैं उनका मानना है कि ऐसा ही सोलर सिस्टम ऐसे ही फॉर्म होता है, और लगातार सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं ऐसे, है ना। ठीक। तो सर हाँ बोलो साहब। सर मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत पहले की बात है सर, कि सर जो बिग बैंग था सर वो इसलिए हुआ था क्योंकि पहले स्टार्टिंग में दो सन्स होते थे, एंड एक ग्रेटर सन होता था, और ग्रेटर सन की जो एज थी वो खत्म हो गई थी, एंड देन व्हेन द टू सन्स कोलाइडेड वो एक सन के शाटर होकर वो इन 10 प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स के अंदर बना था। हाँ एंड ये भी फिर थ्योरी है, right, तो सर ठीक है। ये बिग बैंग की यही यही चीज है, बिग बैंग, या फिर नहीं, बिग बैंग जो मैं बता रहा था ना कि वो एक्चुअली बताती है कि वो कहता है कि जो स्टार होता है ना, स्टार का लाइफ साइकिल है ना। तो स्टार के लाइफ साइकिल में पहले स्टार बर्न होता है सन जिस स्टेज में, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होने के बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल होने के बाद फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है। एनर्जी इकट्ठा करने के बाद जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी से बाहर, क्योंकि एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो फिर सुपर नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर नेबुला क्या होता है, अचानक से बहुत तेज उसमें, सॉरी नहीं सुपर नेबुला, उसमें व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, वो यस कहता है कि सन वाइट की डॉर्फ, डेथ, है ना, तो सन की डेथ के बाद वो व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होता है। व्हाइट यस डॉर्फ में कन्वर्ट होने के बहुत बाद डेंस बहुत होता तेज से रहता है। जलता है, एक्सप्लोजन होता है ना। तो वो सुपर नेबुला में कन्वर्ट होता है। फिर सुपर नेबुला क्या होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद वो प्लेनेट और सोलर सिस्टम फिर से बना देता है। तो ये बताते हैं कि पूरी ये जो स्टार की ना, ये लाइफ साइकिल स्टार की, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्लांट की लाइफ साइकिल, एनिमल यस की सर, लाइफ साइकिल, तो सर बिग वैसे बैंग यूनिवर्स बना रहा है या फिर बिग बैंग सोलर सिस्टम बना रहा है? वही है। मतलब देखो ना, बिग बैंग ये कह रहा है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, है ना साहब, यूनिवर्स इज यस एक्सपेंडिंग। सर, लेकिन मतलब बिग बैंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है या फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम है? हमारे सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग है या फिर यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स का? नहीं, सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग है राइट सर, क्योंकि यूनिवर्स। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इनिशियल सिंगुलैरिटी जो है एकदम से फटी और वो यूनिवर्स बना, तो वो उसे बिग बैंग कहते हैं। पता नहीं कहाँ से। बिग बैंग इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, है ना। यस, ओके और सर, और इवन मैं बता दूं, देखो ये सब थ्योरीज है ना, फैक्ट कुछ भी नहीं है, यस सर, और यस सर, लॉस कुछ नहीं है। इसलिए ये सब कुछ हाइपोथेसिस जितनी आप पढ़ते हो ना, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, और ये डिस्प्यूटेड पार्ट है कि देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ, दैट इज डिस्प्यूटेड पार्ट, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज डिस्प्यूटेड पार्ट, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नो मोर डिस्प्यूटेड, है ना। तो यस सर, हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें फाइनली हमने प्रूव कर दी कीमोसिंथेटिक थ्योरी से, कि सिडनी एम फॉक्स ने बता दिया कि भाई देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ केमिकली ही हुआ है ना, और उनको नोबेल मिला और ये बात प्रूव हो गई। तो यहाँ तक तो अभी भी कुछ ज्योग्राफी और साइंस के दोनों के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, और दोनों ही चीजें सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये स्पेकुलेशन है, या यूं कह सकते हैं कि ये कैलकुलेशन है। अभी क्लियरली किसी को नहीं पता, ठीक है। यस सर, आप देखो, कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ अर्थ ना, इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो, इससे भी क्वेश्चन आता है। कंडीशन फॉर origin of earth। देखो अब कंडीशन क्या थी जब अर्थ ओरिजिनेट हुई, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस थी ना, बुलेट के फॉर्म में लिखते हो। कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ अर्थ, नहीं सॉरी, कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखो। कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, नॉट अर्थ, वो तो हमने पढ़ ही लिया। कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ ओरिजिनेट होने की क्या क्या कंडीशंस थी अर्थ में पहले। पहला, फर्स्ट, तो पहला है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ऐसे लिखते जाना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब देखो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, किस तरह, कोई बता सकता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक है, कई बार बता सकते हो। ऑक्सीजन तो थी नहीं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अब लाइफ की ओरिजिन क्यों नहीं हो रही, बता सकते हो अब क्यों नहीं हो रही, पहले क्यों हो गई? देखो समझना मेरी बात को, आज की डेट में एटमॉस्फेयर कैसा है, स्ट्रांगली ऑक्सीडेटिव।
आप कोई भी चीज रखो एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज होगी और खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन तब थी नहीं, तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेटिव नहीं था, एटमॉस्फेयर था स्ट्रांगली रिडक्टिव, इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ तब हो गई। आज की डेट में अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पहले ऑक्सीजन थी नहीं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, डीएनए बना, प्रोटीन बनी, कार्बोहाइड्रेट बना, वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए तो खराब नहीं हुए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो इंटैक्ट रहे, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल हो पाई और लाइफ ओरिजिन हो गई। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से ये नहीं है। ठीक है, तो नोट करेंगे, ओरिजिनली अर्थ हैड strongly reducing atmosphere, strongly reducing atmosphere, that is non-oxygenic, non-oxygenic atmosphere, full stop। अब एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या क्या था, है ना, तो देख लिया जाए कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज थी। ये जो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, इसका कॉम्पोजिशन क्या। तो कॉम्पोजिशन में आप देखोगे तो एक तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मौजूद है ना, वाटर मौजूद था लेकिन किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म, वेपर भी कहना गलत बात होगी, गैसियस फॉर्म, है ना। और दूसरा क्या था, मीथेन गैस के फॉर्म में थी, है ना। और क्या था, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं थी, NH3 गैस के फॉर्म, है ना। नोट करो, इसी के नीचे नोट कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर उस टाइम CO2 का लेवल भी तो हाई रहा होगा। CO2 बाद में आई, ओके, ये चार ही गैस थी यहाँ तक ना। अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पूछा जाए ना, हाइड्रोजन, ये अमोनिया और मीथेन और ये H2, ठीक है। CO2 बाद में बनी, जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होने लगा ना, तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो अगर जब कार्बन जलता था तो फिर CO2 नहीं प्रोड्यूस होता था। और क्या? तो एक और सर चीज हाँ, सर, क्या? वो जब अर्थ आग पर थी सर, तो फिर तो ऑक्सीजन की तो जरूरत होती ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन ही नहीं हो सकता। नहीं, कंबशन नहीं हो रहा था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, सिर्फ कंबशन कहीं पे नहीं हो रहा था। यस सर, लेकिन अर्थ तो जल रही थी ना तब भी, मतलब बहुत हॉट थी। वो रेडिएशन की वजह से ऐसा मतलब हो रहा था कि चीजें एनर्जी की वजह से ब्रेक हो रही थी, जल रही थी इन द सेंस कि Okay, मतलब बर्निंग प्रोसेस नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा कॉस्मिक रेड्स आ रही थी, रेडिएशन आ रहा था, वो रेडिएशन यस सर, क्योंकि ओजोन तब बना नहीं था। हाँ, यस। एटमॉस्फेयर नाम की वैसी कोई चीज ही नहीं थी, है ना। ओके। ये गैसेस सिर्फ मौजूद थी और वो भी ग्रेविटी की वजह से होल्ड थी गैसेस, है ना। तो नोट करेंगे, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नीचे लिखो पॉइंट में, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस of the earth were sufficient to prevent gases surrounding the earth from escaping into outer space, full stop। लास्ट में एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, इसी में चौथा पॉइंट लिख लो, there was little or no oxygen in primitive atmosphere। तो पहला हो गया कंडीशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ नहीं में लाइफ। तो अर्थ में लाइफ के ओरिजिनेट होने की कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई, पहला तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पैदा हुआ, सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड कंडीशन है केमिकल एंड वाटर,
है ना, तो नोट कर लीजिए। हैवी रेन्स फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स formed water bodies like river, lake and seas. Like river, lakes and seas. Full stop. Next point. Chemicals were present in atmosphere, comma, rocks. Chemicals were present in atmosphere, rocks and water. Third, energy sources. Energy sources. Energy needed for chemical evolution were present in the form of, सबसे बड़ी चीज, solar radiation. Second, बादल गरजने की वजह से, है ना, बिजली चमकने की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दूसरा सोर्स था। थर्ड, वॉल्केनिक इरप्शन। अब आप देखोगे कि ये सब कंडीशन लेनी पड़ गई थी सिडनी फॉक्स ने, जब सिडनी फॉक्स स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वॉल्केनिक इरप्शन और कॉस्मिक रेज, ये मेजर सोर्स थे किसके, एनर्जी के, जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हो पाई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो पाए। ठीक है। चौथी एक आखिरी चीज है जिसकी वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ पाई, सफिशिएंट टाइम, बहुत टाइम लगा, सफिशिएंट टाइम, तो नोट कर लो। अप्रोक्सीमेटली 1 billion years, 1 billion years time taken between formation of earth and appearance of life, तो अर्थ के फॉर्म होने में और लाइफ के आने में करीब 1 बिलियन का टाइम लगा, जिसमें रिएक्शंस होती रही। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखो लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है ना। एक बात मैं पहले आपको बता दूं, है ना, तो एक थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइफ अपने आप क्रिएट हो गई, है ना। अब अपने आप कैसे क्रिएट हो गई, तो एरिस्टोटल को जानते हो ना, अरस्तु को, अरिस्टोटल को, यस सर, है ना। तो ग्रीस के महान लोगों में अरिस्टोटल का नाम बड़ा फेमस है। तो अरिस्टोटल ने कहा कि देखो, जब अब ग्रीस उस समय साइंस में बहुत आगे था, तो ग्रीस में अरिस्टोटल ने कहा कि जब नील नदी के कीचड़ में लाइट पड़ती है, तो लाइट के पड़ने से, सन की रोशनी से, है ना, उसकी सूरज की रोशनी से
उसमें क्रोकोडाइल, उसमें स्नेक्स और ये फ्रॉग वगैरह सब पैदा हो जाते हैं। ये था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और बाकी बताता चलूंगा, है ना, एक एक थ्योरी बताता चलूंगा, एक एक बताता चलूंगा, आपको मेन मेन पॉइंट पर याद रखने हैं। तो मैंने आपको बता दिया स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरी है, थ्योरी ऑफ a special creation. This is least acceptable theory, है ना। ये क्या है? This is religious theory. ये सब रिलीजियस थ्योरी है ना। रिलीजियस थ्योरी में हर रिलीजन में अलग अलग लिखा हुआ है, आप सबको पता है ना, कि बाइबल का कुछ और कहना है ना, और कुरान में कुछ और लिखा हुआ है, और इसमें हिंदू रिलीजन में कुछ और लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट का अपना अलग मानना है ना, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे, जोरिस्टन्स का अपना अलग मानना है। तो सबका अपना अलग अलग मानना है जो रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है। तो दैट वाज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इन सभी थ्योरीज का ये कहना है कि गॉड और सुपर नेचुरल पावर जिसने कुछ ही टाइम में इस अर्थ को क्रिएट कर दिया, लाइफ को क्रिएट कर दिया, हम सबको क्रिएट कर दिया, और साइंस के एंगल से ये लीस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना। तो ये सब रिलीजियस थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, याद रखना, रिलीजियस थ्योरी है। ऐसे हिंट के फॉर्म में बस लिखते जाओ, तुम्हें जितनी जरूरत है नीट के लिए बस उतना नोट करते हो। किसने क्या कहा अब हमें चल, हाँ बोलो। सर आपने थ्योरी की बात कर है? थ्योरी, अच्छा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ओके सर। अब देखो, दूसरा ये जो मैं अभी आपको बता रहा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने दिया था? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन देने वाले जो साइंटिस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, और मैं लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस, और इसी को ऑटोजेनेसिस कहते हैं। ऑटोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन सब एक ही है ना। तो 17th सेंचुरी में इस थ्योरी को दिया गया, और नोट कर लो, इसके आगे एक पॉइंट नोट करो, गिवन इन 17th सेंचुरी, मैं लिख देता हूँ, गिवन इन 17th सेंचुरी, it states that life originated from non-living material, life originated from non-living material in spontaneous manner। ठीक है, मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल बाय स्पॉन्टेनियस मैनर। बताओ, ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से सही है, पार्शियली करेक्ट है? कौन बताएगा? पार्शियली करेक्ट होगा ना, Yes, ये sir, नॉन पार्शियली करेक्ट। राइट राइट राइट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर लाइफ टेक्निकली नॉन लिविंग चीजों से ही स्टार्ट हुई थी, सनलाइट, कार्बन, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जैसे कार्बन हो गया, वो सब उससे थ्रू फिर वो बना लाइफ। और फिर गलत क्या है इसमें? सो वो मेन रीजन नहीं था, मतलब अदर कंपोनेंट्स भी थे। नहीं नहीं शायद, टाइम वॉज सफिशिएंट, मतलब देखो, ये सही, ये तो बता रही, ये बात तो सही कह रही थ्योरी कि लाइफ नॉन लिविंग चीजों से बनी, लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं था। हाँ राइट, स्पॉन्टेनियस नहीं था। इट टेकन लॉट्स ऑफ टाइम, मिलियन ईयर लग गए लाइफ को बनने, है ना। स्पॉन्टेनियस नहीं था, जैसे अरिस्टोटल कह रहा है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। अब भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझा दूंगा, पॉइंट लिखवाता जा रहा हूँ, और आपको ये बताता जाऊंगा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, है ना। देखो,
पूछा जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, या ऑटोजेनेसिस, ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस। 4 साइंटिस्टों के नाम दिए होंगे नीचे, तो इसके मैं मेन आपको बता देता हूं। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, अरिस्टोटल साहब थे। अरिस्टोटल ने कहा, ये इसके सपोर्टर थे। दूसरा एक साइंटिस्ट था वॉन हेलमोंट, जानते हो क्या इसको? बहुत फेमस आदमी है, कोई जानता है इनको? वॉन हेलमोंट को नाम सुना हुआ नाम सुना हुआ है ना, फेमस आदमी है वॉन हेलमोंट, ब्रैकेट में लिख लेना है ना। ऐसा करो, सुनो, अरिस्टोटल लिखा ना, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, साथ साथ पॉइंट के फॉर्म बस लिखते हो, ब्रैकेट में लिखो टॉर्टाइज, स्नेक एंड फ्रॉग, टॉर्टाइज, स्नेक एंड फ्रॉग, तो ये और क्या है सर? अरिस्टोटल के ब्रैकेट में। अरिस्टोटल ने क्या कहा था, इसको ब्रैकेट में लिख लो थोड़ा थोड़ा, कि आपको याद रहे। टॉर्टाइज, स्नेक एंड फ्रॉग originate from the mud of Nile river, ये अरिस्टोटल ने। अब मैं बताता हूं ये वॉन हेलमोंट कौन आदमी था, है ना। इनका भाई साहब का कहना था कि आप एक कबर्ड ले लो और उस कबर्ड में मतलब डार्क 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 रूम में रख दो, कबर्ड को रखो डार्क रूम में, और वहां पर क्या रखो, वहां पर ये रखो डर्टी शर्ट, गंदी शर्ट रख दो, और क्या रख दो, वीट की जो रे होती है वो रख दो, है ना। और उसने कहा कि 3 हफ्ते में चूहे बन जाएंगे सब, ठीक है, समझ गए। प्रोडक्शन ऑफ माउस इन 3 वीक, समझो, कुछ लोग ऐसी बातें करते थे और कुछ लोग मान भी लेते थे, समझिए, ये वॉन हेलमोंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके साथ वीट रखे? हाँ हाँ, वीट, वीट का जो रे होता है ना, उसको रखने के लिए उसने कहा। तो उसने कहा ये 2 नाम याद रखना कि हु इज द सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो अरिस्टोटल और वॉन हेलमोंट ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की सपोर्टर थे, ठीक है। और किस 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 साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्या किया, डिनाई कर दिया है। तो अब इनका समझिए, ये बहुत फेमस आदमी जो डिनाई कर रहे हैं, अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस सॉरी अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब लोग मिलकर के बकवास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, इट इज ऑल नॉनसेंस। अब वो लोग थे, वो बहुत फेमस लोग थे, इन सबको मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा। सबसे पहला जो आदमी था स्प्लेजनी, लजारो स्प्लेजनी उसका नाम था, जानते हो इसको? यस सर, नाम सुने फिर से। बहुत फेमस साइंटिस्ट था स्प्लेजनी, स्प्लैन स्प्लेंजनी, लजारो स्प्लेंजनी थे। दूसरे भाई साहब थे फ्रांसिस्को रेड्डी, ये तो पक्का सुना होगा, रेड्डी के एक्सपेरिमेंट, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को रेड्डी ये था। और तीसरा आदमी जो था लुइस पास्चर, इसको कौन नहीं जानता, जानते हो ना? यस। ये हाँ। यस पाश्चराइजेशन। सर। हाँ राइट, पास्चराइजेशन इसी ने बनाया, ये वही आदमी है, टी टी ई यू आर, पास्चर, तो नाम भी ऐसे भाई, PASTEUR, ये 3 लोग थे, है ना। स्प्लेजनी जो था, मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड्डी आदमी था, रेड्डी कहाँ है, फ्रांसिस्को रेड्डी,
रेडी था इटालियन, ये इटालियन आदमी था, और स्प्लेजनी ये भी इटालियन था, इटालियन था। और पास्चर कहाँ का था? पास्चर फ्रेंच था। ठीक है, मैं इन तीनों के एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ, है ना? ठीक है, और आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना, मानो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले देखते हैं स्प्लेजनी का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, सो हाँ सो एक बार इससे पहले वाला पेज दे देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले। बिल्कुल, ये लीजिए। यस सर। तो सबसे पहले मैं स्प्लेजनी बताता हूँ, स्प्लेजनी ने क्या कहा। स्प्लेजनी का, हाँ स्प्लेजनी, स्प्लेजनी रेडीज एक्सपेरिमेंट। अरे भाई इधर गए स्प्लेजनी भाई, हाँ ये रहा स्प्लेजनी। स्प्लेजनी ने कहा कि देखो ये सब लोग बोल रहे हैं उल्टी सीधी बातें और ये सब बकवास बात है। उसने कहा कि देखो मैं बताता हूँ कि गलत झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग। देखो स्प्लेजनी ने कहा कि देखो, उसने ग्रेवी इज बॉइल्ड एंड बॉइल्ड, हाँ उसने क्या किया कि एनिमल सूप ले लिया, है ना, और उसकी ग्रेवी ले ली, उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उसने 2 फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क को ओपन रख दिया, दूसरे फ्लास्क को सील कर दिया। बॉयल क्यों किया? जिससे कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब तरह के एनिमल उसके अंदर जो हो मर जाए। फिर उसने ग्रेवी को क्या किया, एक को खुला रख दिया, एक में फ्लास्क में वो लगा, सील लगा दिया। उसने देखा कि जो ग्रेवी फ्लास्क में, जो ग्रेवी सील थी, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, और उसने देखा कि जो ओपन थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसने कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसने कहा देखो ये बाहर से लाइफ आई है, इसीलिए अंदर की तरफ लाइफ इसमें पैदा हो गई है, और इसमें लाइफ क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि बाहर से अंदर लाइफ नहीं आ पाई। तो इसने कहा कि लाइफ खुद से पैदा नहीं होती, इट इज ऑल नॉनसेंस। इसने कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इसलिए ये लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल यूजलेस। समझ गए? ठीक है, क्लियर यस सर। है ना? अब इस प्लेजनी के बाद मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सब समझ में आ गया ना? अब आते हैं रेड्डी का एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ, रेड्डीज का। तो रेड्डी ने क्या कहा? रेड्डी भी कहता है सेम काम, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। वो भी कह रहा है कि लाइफ स्पॉन्टेनियस नहीं आती है। उसने भी अपने एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि देखो यहाँ पर 3 ऐसे जार लिए, तीनों में यहाँ पे क्या किया, फ्लैश रख दिया। एक में उसने क्या किया, पूरा कॉर्क लगा दिया, सील कर दिया। दूसरा कवर्ड, और तीसरा अनकवर्ड। जो अनकवर था उसने देखा कि उसमें फ्लाइज विजिट करती हैं और अपने एग्स देती हैं, जिससे यहाँ मैगट या लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर लाइफ ऐसे आई। दूसरा इसने बोला जो कवर्ड था उसमें कहीं लाइफ नहीं आई, और इसमें इसने देखा कि मैगट उसने एग लेइंग जो हो गई ऊपर की तरफ हो गई, इसीलिए लाइफ अंदर नहीं जा पाई। तो इस एक्सपेरिमेंट से रेड्डी ने प्रूव किया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, समझ गए यस सर। रेड्डी की बात? अब आते हैं पास्चर का एक्सपेरिमेंट। पास्चर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, है ना? पास्चर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, कि लुई पास्चर, नोट कर लो, लुई पास्चर वाज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बैक्टीरिया का स्टडी करने का शौकीन आदमी था भाई वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर फ्रांसिस्को रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इन एक्चुअल लाइफ भी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी तो एक नया बॉर्न होता है, कोई ऑफस्प्रिंग बॉर्न होता हाँ तो वही उसकी बात सही है, वो सही है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसी को बोलते हैं बायोजेनेसिस, है। ए बायोजेनेसिस का मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग। ए बायोजेनेसिस मतलब ए बायोलॉजिकल थिंग, और बायोजेनेसिस मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, तो जो वॉन हेलमोंट और वो कह रहे हैं, वो एरिस्टोटल, वो क्या है, एबायोजेनेसिस है। ये तीनों जो कह रहे हैं वो क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब देखो इसने क्या किया, फ्लास्क विद डिफरेंट नेक। तो पास्चर ने, इसका भी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था। तो इसने क्या किया, डिफरेंट नेक वाले फ्लास्क ले लिए, एंड इसके नेक में यहाँ पे
कॉटन भर दिया यहाँ पे, फ्लास्क बॉइल्ड एंड किल्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या हुआ, किल कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भरा हुआ है अंदर, जो फ्लास्क ओपन था उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, जो फ्लास्क ओपन नहीं था उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं। उसने देखा यहाँ पे जो पानी भर गया था, कहाँ पे, ये यू शेप नेक में जो पानी भर गया था, बस यहीं पे बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई दी। तो ये इसका फ्लास्क से एक्सपेरिमेंट किया है ना, और उसने कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखो, है ना, नोट करके लिखो इसी में। It has now been proved, it has now been proved that it has been now proved that beyond any doubt, beyond any doubt, with the invention of microscope, that microorganisms arise from pre-existing microorganism arise from pre-existing microorganisms, pre-existing microorganisms, ठीक है। फुल स्टॉप। यस सर। एक और पॉइंट को, concept of biogenesis, concept of biogenesis or reproduction state that new life states that new life comes from pre-existing life, new life comes from pre-existing life, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ओमने वाइवम एक्स वाइवो, ठीक है। तो ओमने वाइवम एक्स वाइवो क्या मतलब हुआ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, मींस लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। यस सर। एंड पूछा गया, एक तो ये पूछा गया क्या मतलब है, किस थ्योरी सपोर्ट करता है, और ये कहा किसने था, ये कई बार पूछा गया। किसने कहा था सर? एरिस्टोटल। अरिस्टोटल तो एबायोजेनेसिस कह रहा है, लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग। वॉन हेलमोंट क्या कह रहा है, लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग। तो वो कौन सी थ्योरी को प्रोपोगेट कर रहा है, वो एबायोजेनेसिस कह रहा है। और स्प्लाइजनी, रेड्डी और पास्चर क्या कह रहे हैं, क्या है भाई साहब, ये कौन सी थ्योरी है, ये बायोजेनेसिस। राइट, दे आर सपोर्टर ऑफ बायोजेनेसिस एंड दे डिस्कार्डेड एबायोजेनेसिस। बस इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दे डिस्कार्डेड एबायोजेनेसिस एंड दे सपोर्टेड बायोजेनेसिस। और पास्चर ने क्या कहा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एम्स में आए थे। पास्चर ने कहा ओमने वाइवम एक्स वाइवो, लैटिन है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। फ्रेंच में है, ठीक है, डन। यस सर। ठीक भाई। और तो इतनी थ्योरी याद रखना,
बाकी थ्योरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन वो हमारे रिलेवेंट नहीं है। अच्छा, एक और पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा लिख लो। मैं लिखवा देता हूँ, एक और थ्योरी लिख लो। कॉस्मिक, पढ़ा होगा तुमने कहीं, कॉस्मिक और इंटरप्लेनेटरी कॉस्मिक और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। ठीक है, और कॉस्मिक और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ऑल्सो कॉल्ड। मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, और इसी को क्या बोलते हैं, और स्पोर थ्योरी। और स्पोर थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, स्पोर थ्योरी, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, कॉस्मिक थ्योरी, सब एक ही चीज है ना। ये कहती क्या है कि देखो मैं बताता हूँ, ये कहती है कि लाइफ आई है कहाँ से, किसी दूसरे प्लेनेट से। तो जैसे आपने देखा होगा कि अलास्का के पास एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी आज तक का जो एस्टेरॉइड गिरा है, वो अलास्का के पास गिरा है, और जहां पे वो गिरा है पूरी लेक बन गई। तो उसने कहा कि इस तरह से जो एस्टेरॉइड्स वगैरह अर्थ पे गिरते रहे हैं, तो वो किसी और प्लेनेट से एस्टेरॉइड आए, उनमें छोटे छोटे स्पोर आ गए, उन्हीं से लाइफ। तो उसका कहना है कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ अर्थ में आई थी। थ्योरी ये कहती है, नीचे लिख लो एक स्टेटमेंट के फॉर्म। थ्योरी सजेस्ट दैट life reached on earth. Theory suggests that life reached on earth in the form of life reached on earth in the form of spore by meteorites, by meteorites. और इसको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं अर्हीनियस। अर्हीनियस, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है वैसे याद रखना है क्या चीज, अर्हीनियस ने इसको सपोर्ट किया। और एक साइंटिस्ट है रिचर, तो रिचर और अर्हीनियस इसके सपोर्टर। ठीक भाई, यस सर। ये थी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो आपको याद रखनी है। तो आपको रिचर की पता है स्पेलिंग जरा बड़ा सा लिख सकते हैं? किसकी किसकी? रिचर, रिचर, RICHTER, RICHTER ओके सर, थैंक यू। है ना, रिचर। वेलकम। ठीक है, अब चलो, अब आप इसके बाद वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो सभी है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ। मॉडर्न, जो मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, नोट करो, मॉडर्न ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। इन्हीं का दूसरा नाम है केमिकल थ्योरी और नेचुरलिस्टिक थ्योरी और प्राइमरी एबायोलॉजी। भाई नोट कर लो, इसी को बोलते हैं केमिकल थ्योरी। इसी को कहते हैं नेचुरलिस्टिक थ्योरी। नेचुरलिस्टिक थ्योरी, इसी को कहते हैं प्राइमरी एबायोजेनेसिस।
अब देखो, ये कहा किससे, ये किसने किसने दिया था, फिर बताता हूँ, पहले बताता हूँ किसने। एक रशियन बायोकेमिस्ट थे, रशियन बायोकेमिस्ट, रशियन बायोकेमिस्ट AI ओपेरिन थे, उनका नाम था AI ओपेरिन, ये रशियन बायोकेमिस्ट थे। और 1923 और इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, इंग्लैंड का बंदा था, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, इन भाई साहब का नाम था JBS हेल्डेन, JBS हेल्डेन, ठीक है, 1928, है ना। दे गिवन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, नोट करेंगे। The theory was summarized in Operin's book, बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, Operin's book. The theory was summarized in Operin's book, The Origin of Life. ये बुक ओपरिन की है, The Origin of Life. The theory is summarized in Operin's book, Origin of Life, ठीक है। It was published with the name, पूछा गया था कहा किसने, ये भी कई बार पूछा गया। It was published in English edition as a title, Abiogenesis First, Abiogenesis First, and but Abiogenesis First, but Biogenesis ever since. Abiogenesis first, but biogenesis ever since. कोई मुझे इस बात का मतलब बता दे। स्टार्टिंग के अंदर आपका बायोजेनेसिस से जो है ऑर्गेनिजम्स बनते, बायोजेनेसिस के थ्रू जो है कंटिन्यू हुआ। वेरी गुड, ऐसा क्यों हुआ? सर बायोजेनेसिस के थ्रू मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुआ एंड देन सारे ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए एंड फिर बायोजेनेसिस के थ्रू वो सस्टेन हुए, रिप्रोडक्शन हुआ एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट। देखो, इनका ये कहना था, इन्होंने कहा, जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं अभी आपको बता रहा था कि एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे पूछे कि आजकल लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट हो रही, बताओ, पहले हो रही थी अब क्यों नहीं हो रही? आप किसी से बोलोगे भैया लाइफ ऐसे ऐसे ओरिजिनेट हुई होगी, वो बोलेगा क्या पागलपन की बात कर रहे हो, तो वो कहेगा अभी भी होनी चाहिए थी, अब क्यों नहीं हो रही, अब बंद हो गई, पहले होती थी अब बंद हो गई। तो आप कह सकते हो हाँ भाई साहब पहले होती थी अब बंद हो गई, क्यों? पूछेगा क्यों, तो आप कह सकते हो पहले एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था अब ऑक्सीडेटिव है। तो इन्होंने कहा कि एबायोजेनेसिस फर्स्ट, इन्होंने कहा कि पहले देखो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर और जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसकी कंडीशन डिफरेंट, जिसकी वजह से पहले केमिकल से लाइफ ओरिजिनेट हुई पहली सेल में। तो पहले क्या हुआ, एबायोजेनेसिस। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ग्रीन प्लांट्स आ गए, एल्गी आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होने लगी, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन बनने की वजह से एबायोजेनेसिस बंद हो गई, लेकिन तब तक ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए थे, तो फिर ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, मींस बायोजेनेसिस एवर सिंस। ऐसा क्लियर है ना भाई सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये था इसका मतलब। आप ये पूरा जो भी बोर्ड में लिखा है, मैं जो लिखता जा रहा हूं ना, इसको 100% याद रखना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वही बता रहा हूं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको जो मैं लिखवा दूं, मतलब आप ये मानो कि
ऐसे किसी साइंटिस्ट का मैं नाम बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा आपको जो कि नहीं पूछा जाने वाला या जिसके पूछे आने के चांस नहीं है, ठीक है। और जो मैं लिखवाऊंगा ये मानो कि उसके पूछे आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। तो इसलिए नाम लिख, इसलिए चाहे साइंटिस्ट हो चाहे स्टेटमेंट हो, और इससे स्टेटमेंट ये सब पूछे हुए, सभी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, बुक के नाम, ये सब पूछे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बुक के नाम मैंने जो लिखवाए थे उसमें क्लासिफिकेशन में 11th में जिसको इसको लिखवाए थे, है ना, याद है ना, बेंथम हुकर की बुक पूछी हुई है, मैच द फॉलोइंग में भी आती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, लिनियस की बुक, बेंथम हुकर की बुक, है ना, ये आपको याद रखनी है। डाई नेचुरलेचिन प्लेफेंजन फैमिली किसने लिखी हुई है, किसने लिखी है? So, क्या नाम था? डाई नेचुरलेचिन प्लेफेंजन फैमिली, बहुत बार पूछा हुआ है ये। डाई किसने नेचुरलेशन, हाँ, डाई नेचुरलेशन प्लेफेंजन, बेंथम और हुकर की ही बुक है शायद, 1990 देख लेना, एक बार चेक कर लेना, बेंथम एंड Yeah. हुकर की बुक है, डाई नेचुरलेशन प्लेफेंजन फैमिली, ऐसे बुक की पूछी आती है ना। और भी जो बुक लिखवाई थी 11th में वो याद रखना। और हाँ, आप इस थ्योरी में कहा क्या, ठीक है। लाइफ, जो मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रेजेंट कंडीशन में पॉसिबल नहीं है ना। और स्टार्टिंग में अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट था, इन्होंने यही बताया। और इन्होंने बताया कि पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन की वजह से पहले एबायोजेनेसिस हुआ और उसके बाद फिर बायोजेनेसिस हुआ, ठीक है। और एनर्जी सोलर रेडिएशन और हीट के फॉर्म में मौजूद थी, ठीक है, क्लियर ना। Yes, sir, clear. और रुको एक मिनट, लिखा होगा तो ठीक है, नहीं अगर नहीं होगा तो मैं ये नोट करा देता हूँ कैसे कैसे। एक चार्ट है, देखो में है क्या, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर वो डायग्राम होता तो मैं शेयर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका और समझा भी दूंगा। नहीं होगा तब लिखना पड़ जाएगा यार। एक, गिव मी 1 सेकंड। एक मिनट दो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो,
ओपन हेल्डेन के अब नहीं होगा तो मैं लिखवा ही देता हूँ आपको, सोच रहा हूँ डायग्राम से करवा दूँ। यार लिखवाना ही पड़ेगा मुझे लगता है। तो एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ, बताना मुझे आपको सही दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे तो ठीक है, वरना फिर नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटा डायग्राम है। चलो इसमें आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इसमें। दिख रहा है भाई लोगों, समझ आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। है ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, देखो अच्छा इसमें लिखने का भी ऑप्शन है, देखो भाई रैन फैन हुआ है ना, आपको उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले भाई साहब आए, अरे यार सबसे पहले आए फ्री एटम्स, है ना, मैं बताता जाता हूँ, ठीक है ना, आप समझते ना। तो सबसे पहले फ्री एटम्स है, फ्री एटम्स के बाद इनऑर्गेनिक, तो इसके पहले की स्टेट थी फ्री एटम्स, है ना, तो एटम फ्री फॉर्म में थे, मॉलिक्यूल नहीं थे। फिर उसका क्यों, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो गए, बॉन्ड ही नहीं बन पा रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तो फ्री एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। अब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए किसमें, कंपाउंड में, है ना। तो पहले क्या बने मॉलिक्यूल में, मीथेन, अमोनिया, है ना, वाटर वेपर, और ये मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, है ना, ये बने। अब उसके बाद क्या है, क्या बने, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स, पायरेमिडिन्स, याद है ना, आप सब तो स्मार्ट हो, सब याद है। यस सर, यस सर। शुगर बनी, कौन सी, गुआनिन। पेंटोस शुगर, याद है ना, शुगर। एमिनो एसिड बने, यस सर। ठीक है, फैटी एसिड बने, ग्लिसरीन बनी। अब आगे क्या हुआ, ये देखो शुगर और प्यूरिन प्राइमरी मतलब नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना लेती हैं। शुगर से क्या बनी, पॉलीसेकेराइड बन गई। एमिनो एसिड से प्रोटीन बन गया, ग्लाइसिन से फैट बन गए। अब देखो ग्लिसरीन से फैट बन गया। अब ये सब मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए और आरएनए बना लेते हैं। कौन, न्यूक्लियोटाइड वगैरह मिलकर डीएनए आरएनए बना लेते हैं। सैकराइड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडेल एंजाइम बना लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और फिर इससे क्या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, और इससे क्या बना, इससे सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बना होगा उसका नाम है क्वेसर वेट। देखो यहाँ पे मेरे पास लिखने का ऑप्शन नहीं है, ऑन नहीं है अभी, ठीक है। तो क्वेसर वेट बने, है ना, चलो लिखो इसके पहले,
इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना। इसके पहले लिखो फ्री एटम, इसके पहले फ्री एटम्स बने, ठीक है, फ्री एटम। आप सीक्वेंस लिखते हो, मैं लिखवाता जा रहा हूं, ठीक है ना। पहला फ्री एटम, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास ऑन नहीं लिखने का, वरना मैं लिख देता फ्री एटम्स यहाँ पे। फ्री एटम के बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरे नंबर पे, जैसे आपको लिखना हो वैसे लिखो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, तीसरा नंबर पे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। वो क्या थे, अगर पूछा जाए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या थे, आप बोलोगे फैटी एसिड, अमीनो एसिड, यही सब है। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से यहां पर लिखो, कहां पे, इसके बाद, इस कॉम्प्लेक्स वाले के बाद आगे कोएसरवेट बने, COA, COA, CER, VATES, COA, CER, VATES, कोएसरवेट्स। और माइक्रोस्फीयर, और माइक्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। ये था क्या, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे जिनमें डिवाइड करने की तो कैपेसिटी। माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर, MICRO, माइक्रो, और स्फीयर, SPHERE, है ना, दोनों एक ही चीज है। ये चीज Yes, मैं sir. नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्वेसरवेट क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं, ईओ बायोंड। इसके बाद लिखो अगला ऑर्गेनिज्म बना, तो क्वेसरवेट क्या थे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो डिवाइड कर सकते, मैं नेक्स्ट क्लास में और बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। फिर क्या बने, ईओ बायोंड, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं समझा रहा हूं, ये वाला जो सीक्वेंस बता रहा हूं, ईओ बायोंड। इसके बाद आप आर्की बैक्टीरिया के स्पेलिंग पहले, बता दिए सर, हाँ, बायो, EO, 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 BIO, EO, BIO, NTS, ईओ बायोंड। तो ईओ बायोंड क्या है, आर्की बैक्टीरिया के पहले अगर बैक्टीरिया जैसी कोई चीज बनी होगी वो ईओ बायोंड। फिर क्या बना, फिर बनी जाके फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। ये जो मैंने आपको बताया, मोस्ट प्रोबेबली यही सीक्वेंस रहा होगा, और ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी यही बात प्रूव करती है और इस बात को एक्सप्लेन करती सर है। जी, सर कोशावेट के बाद आपने क्या बोला था? ईओ बायोंड। यस सर, उसके बाद फर्स्ट प्रिमिटिव सर ना? हाँ, अब क्वेसरवेट क्या होते हैं, ईओ बायोंड क्या होते हैं, आप मुझे याद दिलाओगे कि सर आपको बताना है क्वेसरवेट क्या है, ईओ बायोंड क्या है, ठीक है ना। और हेडिंग डाल लो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, स्टैनले मिलर का। पहले ये बताओ, यहां पर किसी को कोई डाउट हो, बताओ। मैं सर सेकंड नंबर पे आपने क्या बोला? यहाँ वाले पे, यहाँ इधर, यस सर। इस पे मैंने बोला था सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो और उससे आगे पहले हाँ ये थर्ड था, ये वाले नहीं, सबसे पहले मैंने बोला फ्री एटम, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये जो दिख उसके रहा है, बाद से इसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर तीसरा और चौथे में जो यहाँ पे दिए, तीसरा चौथा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर क्वेसरवेट या माइक्रोस्फीयर, फिर ईओ बायोंड, और फिर फर्स्ट प्रिमिटिव सेल आई। ये सीक्वेंस था एवोल्यूशन का, लाइफ के इवॉल्व होने का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूंगा स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, नोट कर लो, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सर तो उसके पहले आपको ये बताना है ना कि आपको कोशावेट और वो सब ये की इसी में आएगा, स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट पे ही आगे बता दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। एक्चुअली जो हेल्डेन ने कहा, तो हेल्डेन एक किताब है जिसे लिख दिया थ्योरी,
उसको विजुअलाइज किसने किया, प्रूफ किसने किया एक्सपेरिमेंट से, वो आदमी मिलर था। Okay. बताओ, मिलर एंड यूरे, मिलर और उसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है भाई? ठीक है, Yes, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय Sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय, टेक केयर, बाय, वेलकम।